नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने बात की थी संविधान की विशेषताओं की। आज का वीडियो जो केंद्रित है वह है मौलिक अधिकारों पे। मौलिक अधिकार क्या होते हैं, मौलिक अधिकारों की शुरुआत कहाँ से होती है, मौलिक अधिकारों की ज़रूरत क्यों पड़ती है और भारत के संविधान में कितने प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए हैं, इनकी हम आज आपसे चर्चा करेंगे। दरअसल मौलिक अधिकारों की शुरुआत फ्रांस की राज्य क्रांति से हुई, जो कि 5 मई 1789 को हुई थी। 1789 वह डेट है, वह समय है जब फ्रांस के लोगों ने स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे का संदेश देने के लिए मौलिक अधिकारों की शुरुआत की। 1789 में फ्रांस में एक नवीन संविधान का गठन किया गया, जिसे मानव अधिकारों की घोषणा कहा जाता है। इसी फ्रांस से प्रेरित होकर के 1791 में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने पहली बार 10 संशोधन द्वारा एक अधिकार पत्र तैयार किया, जिसका प्रभाव यूरोपीय देशों पर पड़ा। हालांकि आज की तारीख में अमेरिका सबसे बड़ा मानवाधिकारों का रक्षक माना जाता है, लेकिन इसकी वास्तविक शुरुआत फ्रांस से हुई थी। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ और उसके बाद जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, प्रथम विश्व युद्ध यानी कि 1914 से लेकर 1919 तक, और द्वितीय विश्व युद्ध जो कि 1945 तक चला था। 1945 के बाद यूनाइटेड नेशन का गठन किया गया, संयुक्त राष्ट्र संघ का। तो यूनाइटेड नेशन के गठन के बाद दुनिया के जितने भी देश स्वतंत्र हुए, उन सभी देशों में मानवाधिकारों की बात की गई। आप जानते ही हैं, हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था और 1946 से हमारे देश की संविधान के गठन के लिए एक संविधान सभा कार्य कर रही थी। तो संविधान के निर्माताओं ने भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों को भी शामिल किया। दुनिया में 1945 के बाद जो देश आज़ाद हुए, जैसे भारत, जापान, इन सब देशों में मौलिक अधिकारों को लेकर काफ़ी चर्चा की गई। आप यह भी जानते होंगे कि 10 दिसंबर 1948 को मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की गई कि पूरी दुनिया में मानव अधिकार रहेंगे और प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को हम मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाते हैं। अब प्रश्न यह है कि मौलिक अधिकारों की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो हालांकि उसके बहुत सारे कारण हैं, लेकिन हम जो मूल रूप से बात करेंगे तो मौलिक अधिकारों की घोषणा के लिए 3 कारण प्रमुख हैं। पहला कि मौलिक अधिकार प्रजातंत्र का, यानी लोकतंत्र का सबसे मूल आधार स्तंभ है। बिना मौलिक अधिकारों के आप लोकतंत्र की रक्षा नहीं कर सकते। अगर हमें दुनिया में लोकतंत्र को बचाए रखना है, हमें दुनिया में लोकतंत्र को जिंदा रखना है, तो हमें मौलिक अधिकारों को देना पड़ेगा। पहला कारण तो यह हुआ कि प्रजातंत्र के लिए बहुत जरूरी है। दूसरा कारण जो ये है वो ये कहता है कि किसी भी देश में अगर बहुमत तानाशाही जन्म लेती है
बहुमत तानाशाही का मतलब आप ये समझ लीजिए, अब तो बहुत सारे देशों में तानाशाही खत्म हो चुकी है, कुछ देश ऐसे हैं जिसमें तानाशाही बची हुई है। तो बहुमत तानाशाही का मतलब ये होता है, जिसे हम वर्तमान समय में ये कह सकते हैं कि यह एक लोकतांत्रिक तानाशाही है। लोकतांत्रिक तानाशाही का तात्पर्य हुआ कि लोकतंत्र में अगर किसी भी देश में सरकारों का गठन होता है और उन सरकारों को बहुमत की प्राप्ति हो जाती है, तो सरकार अपनी मर्जी का न करने लगे, सरकार व्यक्ति के अधिकारों का हनन न करने लगे, इसलिए मौलिक अधिकारों की जरूरत पड़ती है। और तीसरा इसका जो कारण है वह यह है कि मौलिक अधिकार स्वतंत्रता और सामाजिक नियंत्रण है। देखिए, स्वतंत्रता एक अलग विषय है और सामाजिक नियंत्रण अलग विषय है। तो मौलिक अधिकार स्वतंत्रता और सामाजिक नियंत्रण के बीच में एक सामंजस्य बिठाए रखता है, इसलिए दुनिया में मौलिक अधिकारों की जरूरत है। तो मौलिक अधिकारों की आवश्यकता बेसिक रूप से 3 कारणों से है, जिसमें प्रजातंत्र के लिए जरूरी है, दूसरा लोकतांत्रिक तानाशाही को ये नियंत्रित रखता है, और तीसरा स्वतंत्रता और सामाजिक नियंत्रण के बीच एक उचित तालमेल बनाए रखता है। अब प्रश्न यह है कि मौलिक अधिकारों का अर्थ क्या है। मौलिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो व्यक्ति के जीवन के लिए जरूरी हो और जिन पर राज्य का कोई हस्तक्षेप न हो। ऐसे अधिकार जो व्यक्ति के अपने जीवन के लिए आवश्यक हो और राज्य उस पर कोई नियंत्रण न कर पाए, राज्य उस पर कोई हस्तक्षेप न करे, इसलिए मौलिक अधिकारों की जरूरत है। भारत के संविधान में 6 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए हैं। एक गोपालन बनाम मद्रास राज्य है। इस वाद में हमारे न्यायमूर्ति श्री पतंजलि शास्त्री जी ने ये कहा कि मूल अधिकारों की विशेषता यह है कि वे राज्य द्वारा पारित विधि जो होती है उससे ऊपर होते हैं। मतलब अगर राज्य कोई विधि पारित करता है तो राज्य कोई ऐसी विधि पारित नहीं कर सकता है जो व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन करते हो। तो गोपालन बनाम मद्रास राज्य में पतंजलि शास्त्री जी ने, न्यायमूर्ति पतंजलि शास्त्री जी ने यह स्पष्ट कर दिया कि मौलिक अधिकार की विशेषता यह है कि वे राज्य द्वारा पारित विधियों से भी ऊपर होते हैं, और न्यायपालिका को इस बात का अधिकार दिया गया है कि वे मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए जो भी जरूरी कदम हो वह उठा सकती है। ये तो हुई मौलिक अधिकारों की कहानी। अब हम आते हैं अपने संविधान पे। आज जब हम आपको मौलिक अधिकारों के बारे में बता रहे हैं, हम आपको ये बता दें कि ये वीडियो मौलिक अधिकारों का बड़ा हो सकता है, इसलिए हमने मौलिक अधिकारों को 2 भागों में बांट रखा है, जिसमें आज पहले भाग में हम आपको ये बताएंगे कि मौलिक अधिकार क्या होते हैं, उनकी ज़रूरत क्यों है, और उसमें से कुछ मौलिक अधिकारों के बारे में हम आज आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो भारत के संविधान में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं, पहले 7 प्रकार के मौलिक अधिकार थे, जिसमें 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति का अधिकार जो हमारा मौलिक अधिकार था उसे समाप्त कर दिया गया है। अब संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार न होकर के बल्कि एक विधिक अधिकार है। तो पहले भारत के संविधान की जब रचना की गई थी तो 7 प्रकार के मौलिक अधिकार थे, जिसमें 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया, और अब हमारे पास 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं। अब ये 6 प्रकार के मौलिक अधिकार क्या हैं? पहला,
समता का अधिकार, और इसके लिए भारत के संविधान में अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 18 तक के बीच में बताया गया है कि समता का अधिकार क्या होता है। दूसरा जो मौलिक अधिकार है वह है स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक के बारे में इसमें बताया गया है। तीसरा जो अधिकार है वह है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसमें आर्टिकल 23 और 24 में इसमें बताया गया है। चौथा मौलिक अधिकार जो है वह है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 25 से लेके 28 तक के बारे में इसमें बताया गया है। पांचवा संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है, आर्टिकल 29 और 30। और 32वां जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है वो मौलिक अधिकार है हमारे पास। तो भारत के संविधान में 6 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए हैं। पहला समता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, और छठा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। हम एक एक करके इसके बारे में चर्चा करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले जो चर्चा है वह है समता का अधिकार। देखिए, कहीं कहीं आप लोग ये पढ़ते हैं कि हमारे संविधान में समानता का अधिकार है। अच्छा, एक चीज़ आप ये ध्यान दीजिएगा कि समता और समानता ये दो चीज़ें हैं। समानता ये कहती है कि प्रत्येक व्यक्ति को एक समान अधिकार होंगे, सब व्यक्तियों के साथ बराबर का व्यवहार किया जाएगा। जबकि समता ये कहती है कि जिसको जितनी की आवश्यकता हो उसको उतना मिलना चाहिए। आप एक छोटे से उदाहरण से इसको समझ सकते हैं, कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। क्योंकि समता के अधिकार में जो अधिकार दिए गए हैं उसमें कुछ अधिकारों के बारे में हो सकता है आपके मन में शंका हो, कुछ विवाद उत्पन्न होंगे, कुछ समझने का कंसेप्ट उत्पन्न होगा। तो समता का अधिकार जो है, समता क्या है और समानता क्या है। जैसे मान लीजिए कि एक परिवार है, उस परिवार में 5 लोग हैं, 2 छोटे बच्चे हैं, पति पत्नी हैं, और एक घर में कोई बुजुर्ग व्यक्ति है। घर में बस बनती है 10 रोटी। तो समानता ये कहती है कि चूंकि 5 मेंबर खाने वाले हैं, रोटी हमारे पास है कुल 10, तो 2-2 रोटी सबको बराबर मिलनी चाहिए। ये तो हुई समानता कि सबको एक एक बराबर बराबर बांट दिया जाए। लेकिन भारत के संविधान में समता कही गई है। समता का मतलब ये होता है कि जिसको जितनी ज़रूरत हो। आप ये जानते हैं कि 2 रोटी बच्चे के लिए ज़्यादा हो सकती है, 2 रोटी किसी युवा के लिए कम हो सकती है, और 2 रोटी बुजुर्ग के लिए ज़्यादा हो सकती है। तो समता यहाँ पर ये कहती है कि बच्चे को अगर आधी रोटी की ज़रूरत हो, 1 रोटी की ज़रूरत हो, तो बच्चे को 1 रोटी दी जाए। किसी बच्चे को 1.5 रोटी की ज़रूरत हो तो उसे 1.5 दी जाए। किसी युवा को अगर ज़्यादा रोटी की ज़रूरत है तो उसे ज़्यादा दिया जाए, और किसी बुजुर्ग को अगर कम की ज़रूरत है तो उसे कम दिया जाए। तो समता और समानता में यही मूल अंतर है। समानता ये कहती है कि सबको बराबर दिए जाएं, और समता ये कहती है कि जिसको जितनी ज़रूरत हो उसको उतना मिलना चाहिए। तो समता के अधिकार में जो पहला अधिकार है, आर्टिकल 14, वह यह कहता है कि विधि के समक्ष समता होनी चाहिए। विधि के समक्ष समता का मतलब आर्टिकल 14 जो इस बात का जिक्र करता है कि विधि के समक्ष समता होनी चाहिए। इसमें 2 बातें महत्वपूर्ण हैं। पहला तो विधि के समक्ष समता, और दूसरा विधियों का समान संरक्षण। तो इसको हम 2 भाग में समझते हैं। पहला भाग, विधि के समक्ष समता का क्या मतलब होता है। विधि के समक्ष समता का यह मतलब है कि विधि इस बात के लिए बाध्य है कि राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा। विधि इस बात के लिए बाध्य करती है कि राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा तथा उसे एक समान रूप से लागू करेगा।
ऐसा नहीं हो सकता है राज्य किसी एक के लिए अलग कानून बना दे, किसी दूसरे के लिए अलग कानून बना दे। तो विधि के समक्ष समता का मतलब ये हुआ कि राज्य सभी के लिए एक समान कानून बनाएगा और उसे एक समान रूप से लागू करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि समान परिस्थितियों में, अगर परिस्थितियां समान हैं तो उन परिस्थितियों में सभी व्यक्तियों के लिए, सभी व्यक्तियों के साथ राज्य एक समान व्यवहार करेगा। अब यहां पर एक सहज प्रश्न आता है, क्या हम और भारत के प्रेसिडेंट या किसी राज्य के राज्यपाल क्या एक बराबर हैं? तो फिर यहां पर आप ये समझिए कि यहां पर समानता की बात न करके समता की बात की गई है। मतलब राज्य एक समान परिस्थितियों में सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाता है। और इसका दूसरा जो भाग है वो यह कहता है कि विधियों का समान संरक्षण होना चाहिए। मतलब क्या हुआ इसका, कि अपने अधिकारों के लिए प्रत्येक व्यक्ति एक समान रूप से न्यायालय की शरण ले सकता है। विधियों के समान संरक्षण का मतलब यह हुआ कि प्रत्येक व्यक्ति अपने अधिकारों के लिए न्यायालय की शरण ले सकता है। अब एक बात यहां पर समझिए कि भारत में 3 प्रकार के जीव हैं, मेल, फीमेल और किन्नर या ट्रांसजेंडर जिसे कहते हैं, LGBT। अच्छा, पुरुष के लिए तो नियम बना है, महिलाओं के लिए भी नियम बना है, लेकिन किन्नरों के लिए कोई एक अलग श्रेणी निर्धारित नहीं थी। पहले जब परीक्षा के फॉर्म भरे जाते थे तो उसमें मेल और फीमेल 2 कॉलम होते थे। अब तीसरा कॉलम थर्ड जेंडर का जोड़ दिया गया है और यह अप्रैल 2014 को सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया जिसमें यह कहा कि जिस तरह मेल हैं, फीमेल हैं, उसी तरीके से एक अलग कैटेगरी डेवलप की जाएगी जिसे LGBT या थर्ड जेंडर कहा जाएगा। LGBT का मतलब L से हुआ लेस्बियन, G से गे, B से बाइसेक्सुअल और T से ट्रांसजेंडर। ऐसे लोग जो मादा नहीं हैं और नर नहीं हैं, किन्नरों की श्रेणी में आते हैं, उनके लिए सर्वोच्च न्यायालय ने अप्रैल 2014 के अपने निर्णय में इस बात के लिए कहा कि इनके लिए एक अलग श्रेणी निर्धारित की जाती है। तो आर्टिकल 14, मैं इस बात का विश्वास रखता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि विधि के समक्ष समता क्या होती है। यहाँ पर समानता का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो भारत के संविधान में जो व्यक्तियों को, नागरिकों को जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं 6 प्रकार के, उन 6 प्रकार के मौलिक अधिकारों में पहला प्रकार जो है समता का अधिकार, वह इस बात को निर्धारित करता है कि विधि की नज़र में सभी व्यक्ति एक समान हैं और एक समान परिस्थितियों में सभी व्यक्ति अपने अधिकारों के लिए न्यायालय की शरण ले सकते हैं। आते हैं आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 इस बात की व्यवस्था करता है कि किसी भी नागरिक के साथ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है। भारत का संविधान इस बात की व्यवस्था करता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, किसी नस्ल के आधार पर, किसी लिंग के आधार पर या किसी स्थान पर जन्म लेने के कारण किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। और यह भेदभाव का मतलब यह नहीं होता है कि यूपी का कोई व्यक्ति है वो उतना ही अधिकार जाके कश्मीर में पाएगा, यूपी का कोई व्यक्ति है
वो कश्मीर में जा कर के उसी तरह का अधिकार पाएगा जिस तरह कश्मीरियों को प्राप्त है। यह आर्टिकल 15 जो इस बात की व्यवस्था करता है वह यह कहता है कि सार्वजनिक स्थानों पर इस प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अच्छा, पहले आप जानते हैं कि सार्वजनिक स्थलों पर भेदभाव बहुत ज़्यादा होता था। जैसे पहले के समय में ये कहा जाता था कि फलाने इस कुएं का पानी नहीं पिएंगे, फलाने इनके घर नहीं जाएंगे, फलाने के बगल में फलाने खाएंगे नहीं। आपने एक पिक्चर देखी होगी मंगल पांडे द राइजिंग। मंगल पांडे द राइजिंग में जब मंगल पांडे नहा करके नदी से निकलते हैं तो आगे एक झाड़ू लगाने वाला झाड़ू लगा रहा होता है। वो देखता है कि मंगल पांडे जी जा रहे हैं तो झाड़ू लगाना बंद कर देता है और पंडित जी वहाँ से गुजरते हैं। ये कहा जाता था कि ब्राह्मण शूद्रों को, यानी कि जो समाज के सबसे निचले तबके के लोग हैं, उनको ब्राह्मणों से 40 फीट दूर रहना चाहिए। तो भारत का संविधान लागू होने के बाद 26 नवंबर 1949 को जिस दिन संविधान लागू हुआ उस दिन इस बात की व्यवस्था कर दी गई कि सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। और इस कल्चर को, इस भेदभाव को समाप्त करने में होटल कल्चर और वर्तमान समय में जैसा आप जानते हैं बुफे सिस्टम ने काफ़ी कुछ इस व्यवस्था को सुदृढ़ ही किया कि भेदभाव की समाप्ति हो गई। आज आप बुफे सिस्टम में भोजन करते हैं तो आपके बगल में कौन खा रहा है, आपसे पहले किसने खाना निकाला, आप उसका जाति नस्ल कुछ नहीं पूछते हैं। तो काफ़ी हद तक हम ये मान सकते हैं कि आर्टिकल 15 भारत के लोगों के बीच काफ़ी हद तक 15 का असर है, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होता है। यानी कि आर्टिकल 15 इस बात की व्यवस्था करता है कि किसी व्यक्ति के साथ जन्म, नस्ल, जन्म स्थान, लिंग, जात इत्यादि के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब हम आते हैं आर्टिकल 16 पर। आर्टिकल 16 इस बात के लिए कहता है कि राज्य के अधीन नौकरियों में सबको एक समान अवसर दिए जाएंगे। अच्छा, ये सही है? क्या राज्य की नौकरियों में सबको एक समान अवसर दिए गए हैं? हो सकता है आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट आए कि 27% ओबीसी के लिए रिजर्वेशन है, 21% SC ST के लिए रिजर्वेशन है, 2% दिव्यांगों के लिए रिजर्वेशन है, 10% EWS के लिए रिजर्वेशन है। तो ये जो है राज्य के अधीन नौकरियों में समान अवसर कहाँ हुआ? ये तो सरासर भेदभाव हुआ। नहीं, हम जो संविधान में व्यक्तियों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं उनमें हम पहली चर्चा कर रहे हैं समता के अवसर की, समता के अधिकार की। फिर से समता के अधिकार को समता के अधिकार के कंसेप्ट को समझने के लिए जरूरी है कि वही 10 रोटी और 5 लोग खाने वाले के हिसाब से आप निर्धारित कर लीजिए। तो राज्य के अधीन नौकरियों में सबको एक समान अवसर दिए जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि राज्य अगर चाहे तो अपने स्थान के निवासियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है। जैसे मान लीजिए आप बिहार में एग्जाम देने गए, या आप छत्तीसगढ़ में गए एग्जाम देने, या आप किसी अन्य प्रदेश में गए एग्जाम देने के लिए, कोई परीक्षा देने के लिए, तो राज्य चाहे वह राज्य तो वहाँ के लोगों के लिए कुछ विशेष सुविधाएं दे सकता है, वह सुविधा आपको नहीं मिल सकती है। तो आप यह नहीं कह सकते हैं कि हमको नौकरियों में समान अवसर नहीं मिले। इसका मतलब ये हुआ कि राज्य की अधीन नौकरियों में सबको एक समान अवसर दिए जाएंगे, परंतु यहाँ पर यह भी कहा गया है कि राज्य अगर चाहे तो अपने निवासियों के लिए विशेष व्यवस्था कर सकता है। वह फिर समता के अधिकार के अंतर्गत आता है। आर्टिकल 16 राज्य के अधीन नौकरियों में एक समान अवसर की व्यवस्था करता है। अब हम आते हैं आर्टिकल 17 पे, छुआछूत की समाप्ति यानी अस्पृश्यता का अंत। आर्टिकल 17 यह कहता है कि छुआछूत अथवा किसी भी प्रकार की जो अस्पृश्यता है वह लागू नहीं की जाएगी। प्रथम दृष्टया यह लगता है
कि ऐसा है अथवा ऐसा नहीं है। तो संविधान में इस बात की व्यवस्था तो की गई, और इस अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए, इस छुआछूत को समाप्त करने के लिए वर्ष 1955 में हिंदू समाज में जो ये छुआछूत की बुराई व्याप्त थी, उसके लिए एक कानून बनाया गया, और उस कानून का नाम था अस्पृश्यता अपराध अधिनियम, यानी कि अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट। यह लाया गया 1955 में। तो शायद ये पूरी तरीके से लागू नहीं हो पाया, या इसमें कुछ कमियां थी। इन कमियों को दूर करने के लिए वर्ष 1976 में इस कानून का नाम बदल करके नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम रखा गया 1976 में। जो 1955 में अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट बना हुआ था, उसका नाम बदल करके 1976 में नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम कर दिया गया। और इसी को थोड़ा और मॉडिफाइड करके, थोड़ा और विस्तृत रूप देने के लिए, थोड़ा और बेहतर समझने के लिए वर्ष 1989 में एक कानून बनाया गया, जिस कानून का नाम था अनुसूचित जाति जनजाति निरोधक कानून, जिसके तहत इस बात की व्यवस्था की गई कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव छुआछूत नहीं किया जाएगा। तो भारत के संविधान का आर्टिकल 17 इस बात की व्यवस्था करता है कि हम अपने नागरिकों में छुआछूत की समाप्ति कर रहे हैं। आर्टिकल 18 पे आते हैं। आर्टिकल 18 इस बात की व्यवस्था करता है कि उपाधियों का अंत किया जा रहा है। अच्छा, अब उपाधि क्या है? आप पहले से मालूम होगा आपको, पहले किसी को नवाब साहब, राजा साहब, सूबेदार साहब की उपाधि दे दी जाती थी। एक बहुत बड़े समाज सुधारक हुए राजा राम मोहन राय, वो राजा थे? नहीं, अकबर द्वितीय ने उन्हें राजा की उपाधि दी थी। नवाब साहब आप सुने होंगे, राजा साहब सुने होंगे, युवराज सुने होंगे। युवराज, ये युवराज सिंह वाले नहीं, युवराज एक उपाधि थी। इस तरह की उपाधियों का भारत के संविधान में अब समाप्ति की जा रही है। मतलब इस तरह की उपाधियां अब किसी के पास नहीं रहेंगी। केवल 2 तरह की उपाधियां अब आपके पास होती हैं। एक वो जो सेना में उपाधि आपके पास होती है, सेना आपको प्रोवाइड करती है, और दूसरा जो विद्या के क्षेत्र में आपको उपाधि मिलती है। जैसे आप ये सुने होंगे कि किसी को डॉक्टरेट की उपाधि फलाना विश्वविद्यालय द्वारा दी गई है। सेना में आप सुनते होंगे कि किसी को मेजर की उपाधि दी गई है। जैसे कुछ हैं, जैसे MS धोनी हैं, उनको सेना में उच्च पद दिया गया है। आप किसी विद्वान को सुनते होंगे कि फलाना विश्वविद्यालय द्वारा इनको डीलिट की उपाधि दी गई। तो सेना और विद्या को छोड़ करके किसी भी अन्य प्रकार की उपाधि अब नहीं दी जाएगी। और दूसरा इसमें जो कॉन्सेप्ट है वह यह कहता है कि अगर आपको विदेश से कोई उपाधि मिलती है तो बिना राष्ट्रपति की अनुमति के आप वो उपाधि ग्रहण नहीं करेंगे। आप शायद पर जानते होंगे या नहीं जानते होंगे, जिस तरह भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न, उसी तरह पाकिस्तान में सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया जाता है। उस सर्वोच्च नागरिक सम्मान एक बार दिलीप कुमार साहब को दिया गया था, और दिलीप कुमार साहब को राष्ट्रपति से इस बात की परमिशन लेनी पड़ी कि वह पाकिस्तान से वो उपाधि ग्रहण कर सकते हैं अथवा नहीं। तो राष्ट्रपति ने उनको अनुमति दी थी कि वो पाकिस्तान से वो उपाधि ग्रहण कर सकते हैं। तो भारत के संविधान का आर्टिकल 18 इस बात की व्यवस्था करता है कि उपाधियों का अंत किया जा रहा है। तो आज के जो मौलिक अधिकारों की चर्चा थी, उसमें हम पहले मौलिक अधिकार समता के अधिकार की बात किए हैं। जो 6 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए हैं, उनमें पहले आर्टिकल 14 विधि के समक्ष समता, आर्टिकल 15 धर्म, नस्ल, जाति, जन्मस्थान इत्यादि के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। आर्टिकल 16 राज्य के अधीन नौकरियों में सबको एक समान अवसर दिया जाएगा। आर्टिकल 17
छुआछूत की समाप्ति की जा रही है और आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत किया जा रहा है। हमें विश्वास करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं और हमें फॉलो करें। अगली वीडियो में हम आपको संविधान के मौलिक अधिकारों के बचे हुए भागों की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।